बात की थी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से के अंदर हमने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, सिंपली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक सारे आइटम हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर इकट्ठे कर दिए हैं। अब आज हम आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक को अगर आप स्टार्ट करें तो देखें ये फर्स्ट दो टू वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। जैसे ही मैंने ये टू वर्ड्स पहले फर्स्ट टू वर्ड्स देखे हैं तो मुझे आपकी फर्स्ट क्लास याद आ गई है। आप भी देख सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट क्लास के अंदर आपकी वर्कबुक के में हमने बात की थी। अभी भी आप देख लें कि वर्कबुक की बिल्कुल फर्स्ट पेज पे जाएं, जो अकाउंटिंग बेसिक का आपका चैप्टर था, उसके बिल्कुल लास्ट लाइन में हमने हमने कहा था वहां पे कि द एंड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मैंने वहां पे आपसे बात की थी कि इंशाल्लाह ताला हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने जाएंगे तो वो हमारी क्लास होगी 29 या 30 क्लास होगी, तो आज हमारी 29th क्लास है। हमने हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन, जो आपके कोर्स का ऑब्जेक्टिव था कि हमने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना था इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखें हम बिल्कुल वहां तक पहुंचे हैं, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, सारा कुछ करके आज हम अपने आप बिल्कुल फाइनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अब फाइनल डॉक्यूमेंट तो आपको 2 पेजेस के अंदर नजर आएगा, लेकिन इस 2 पेजेस के अंदर आने तक काफी सारी पीछे हमने अकाउंटिंग की है। इस 2 पेजेस समरी या 3 पेजेस समरी के लिए हमने काफी सारी अकाउंटिंग की और यहाँ तक हम पहुंचे। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपकी बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका एंड रिजल्ट, आपकी अकाउंटिंग वन हमने यहाँ पे देखी है। नेक्स्ट अकाउंटिंग जब होगी तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेगमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ इनकम स्टेटमेंट नंबर 1। स्टूडेंट इनकम स्टेटमेंट को ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी सेकंड, एंड थर्ड इज अ बैलेंस शीट। बिल्कुल आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सर हमने तो देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 5 चीजों को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड जनरेट होता है। इन अदर वर्ड्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मकसद है फाइव थिंग्स। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर सेकंड स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, थर्ड बैलेंस शीट, एंड फोर्थ वन इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड लास्ट वन इज अ नोट्स। नोट्स होते हैं, लेकिन ये देखिए हम 3 स्टेटमेंट्स आज बनाने जा रहे हैं, लेकिन 4 स्टेटमेंट्स हम नहीं बना रहे हैं। छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे आपको ऐड करता जाऊं कि जो आपकी ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, जो इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी एंड द बैलेंस शीट जो है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर बनती है। अभी तक देखिए हमने सारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट देखा था। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या था? जिसके अंदर हम एक्सपेंसेस की इंक्रीज को रिकॉर्ड करते थे और रेवेन्यू की हम अर्न को रिकॉर्ड करते थे। इन अदर वर्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर कैश कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होता है, प्लस क्रेडिट कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होता है, मीन उधार भी होता है और नकद भी होता है। लेकिन जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है विच इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसके अंदर हमने सिर्फ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को देखना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर हम कैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट को कैश पे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए छोटा सा प्रोसीजर है, मैंने उसको आज छोड़ा इसलिए कि हम सिंपल हम इनफॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जब हम फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसके अंदर बल्कि आपके जो अकाउंटिंग सेकंड है उसके अंदर आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे। इस कोर्स के अंदर हम वर्कशीट तक ही हमारा ओवरऑल कोर्स था। एनी हम 3 स्टेटमेंट देखेंगे। नंबर 1 इज इनकम स्टेटमेंट। जरा थोड़ा सा गौर से आए देखना है व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट। बार बार बात की गई है। अगर आप देखें तो जब से हमने अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात की थी तो उस वक्त से हमारी बातों में इनकम स्टेटमेंट की बात आती थी। क्यों बात आती थी? कि जब भी हमने स्टार्टिंग में हमारे जो 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हमने देखा था तो वहां पे ही बात आ रही थी। इसलिए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके, जब हम अकाउंटिंग की टाइप्स ऑफ अकाउंट को सीखने जा रहे होते हैं, एसेट को, लाइबिलिटी को, ओनर इक्विटी को, एक्सपेंसेस को, ड्राइंग वगैरह को, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से हम अपना
जो गोल होता है वहां से डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि अगर यहाँ पे एसेट रिकॉर्ड है तो ये आगे जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल फाइनल एंड रिजल्ट पे जाएंगे, जब बनाएंगे तो ये हमारा एसेट जो है ये बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। इस तरह से हमने काफी बातें की थी। मैं इनकम स्टेटमेंट पे फिर आता हूँ। तो हम जब भी हम रेवेन्यू की बात करते हैं और जब भी हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो स्टेटमेंट आती है उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। पॉइंट नंबर वन, जब भी कभी एक्सपेंस की बात की जाए, बिजनेस के एक्सपेंस की बात की जाए, या जब भी बिजनेस के रेवेन्यूज की बात की जाए, इन अदर वर्ड जब भी बिजनेस के ऑपरेशंस की बात की जाए कि बिजनेस जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उसका जो काम हो रहा है उसकी बेस पे कुछ आउटफ्लोज होते हैं, कुछ उन जिनको हम अखराजात बोलते हैं, और उन्हीं अखराजात की बेस पे कुछ हमारे रेवेन्यूज भी होते हैं, हमारे इनफ्लोज भी होती हैं, हमारे पास कुछ अर्निंग भी होती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट आपको ये बता रहा होता है कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर था, अगर वो साल का था या अगर आपने फाइनेंशियल पीरियड कोई अपना बनाया हुआ था रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, मंथली था, क्वार्टरली था, सेमी एनुअली था, डेली था, वीकली था, व्हाटएवर, उसके एंड पे इनकम स्टेटमेंट आपको ये बताती है कि आपके बिजनेस ने क्या खोया क्या पाया। इन अदर वर्ड कि आपके बिजनेस ने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट से क्या हुआ है? अकाउंटिंग टर्म के अंदर हमारे रेवेन्यू ज्यादा हुए हैं, हमारे इनफ्लोज ज्यादा हुए हैं और हमारे एक्सपेंसेस कम हुए हैं। अगर हमारे रेवेन्यूज हायर साइड पे होते हैं, हमारे हमारे एक्सपेंसेस लोअर साइड पे होते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी है, ग्रास प्रॉफिट भी है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जनरली ओवरऑल हमारे पास प्रॉफिट आता है। टू सिंपल इनकम स्टेटमेंट बेटा ये याद रखना है। अब आज हम अपने जो 6 पिलर्स वहां पे हमने स्टार्ट किए थे वो तो आपको जुबानी याद है ना? याद है ना? लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास अकाउंटिंग पिलर थे, एसेट था, एक्सपेंस था और ड्राइंग था। और राइट हैंड साइड के आपके पास 3 अकाउंटिंग पिलर बोले या अकाउंटिंग टाइप्स थी, जिसके अंदर हमारे पास लाइबिलिटी था, रेवेन्यू था और ऑनर इक्विटी था। ये तीन पिलर, आज हम इन 6 के 6 पिलर्स को कंज्यूम करेंगे और इनको इनकी कंजम्पशन के एंड पे हमारे पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगी जिनके नाम इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी और बैलेंस शीट होगी। तो इनकम स्टेटमेंट को चलें देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है, आपकी वर्क को क्या बता रही है? एन इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ कंपनी ऑपरेशंस। ये देखो ये कीवर्ड है, एमसीक्यूज में इस तरह की चीजें आती हैं। ऑपरेशन की बात की जाए तो ऑपरेशनल स्टेटमेंट जो होती है उसे हम अपना इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और इनकम स्टेटमेंट कोई ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी के अंदर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट बोलते हैं। अब जरा इसको मैं छोटा से सिर्फ कितना 10 सेकंड में एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। देखो इसमें ये ट्रेडिंग अलग चीज बनती है, इसीलिए ट्रेडिंग के बाद ये एंड लिखा हुआ है। और ये इसमें 2 स्टेटमेंट्स इनफैक्ट होती हैं हमारे पास, कंबाइनली भी बनाते हैं, लेकिन ये बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स होती है। वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट, अदर वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पे आपकी अकाउंटिंग सेकंड के अंदर बहुत सी बातें होंगी। इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ कंपनी ऑपरेशन। ये ऑपरेशन बताएगी कि आपके ऑपरेशन के एंड पे आपने क्या पाया क्या पाया ना। इन सिंपल वर्ड कि आपके बिजनेस की बॉटम लाइन क्या है। आपकी बिजनेस की स्टार्टिंग लाइन आपको पता है ना, सेल्स होती है कि जी रेवेन्यू कितना है, और उसके उसके दरमियान फिर जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दिया जाता है और बॉटम लाइन पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये बता रहा होता है कि आपका नेट प्रॉफिट हुआ है या आपने लॉस सस्टेन किए। आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या लॉस सस्टेन कर सकते हैं। और तीसरी आपकी सिचुएशन ये हो सकती है जिसको हम ब्रेक इवन सिचुएशन बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपके टोटल रेवेन्यू आपके टोटल एक्सपेंस के बराबर आ जाए, जो बहुत कम सिचुएशन में होता है लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर है, तो उसको हम अब ब्रेक इवन पोजीशन बोलते हैं। सो एक चीज, और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं उसमें जब भी कभी मैं किसी स्टेटमेंट के ऊपर जाता था तो मैं आपसे बोलता था कि यार दिस इज स्टेटमेंट की 3 लाइंस रिजर्व। फर्स्ट लाइन फॉर द नेम ऑफ अ कंपनी, सेकंड इज द नेम ऑफ अ स्टेटमेंट एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, टाइम लाइन आपको बताएगा। इसके अंदर याद रखें 2 किस्म की डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनती हैं। वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट एंड अदर वन इज स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट। वन इज द पीरियड ऑफ टाइम, अदर इज अ पॉइंट इन टाइम।
आप देखेंगे सारी स्टेटमेंट के अंदर या लिखा होगा फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह से लिखा होगा। इस तरह से अगर किसी स्टेटमेंट पे लिखा जाए उस स्टेटमेंट को हम फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें मैं आगे भी बात करूंगा। और दूसरा हम लिखते हैं एज ऑन। एज ऑन, एज ऑन जो होती है वो पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट होती है। तो याद रखिएगा जो इनकम स्टेटमेंट है ये आपके पास ये एक पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट है। इसके ऊपर फॉर द ईयर लिखा जाएगा, ये टाइम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड्स हैं, किसी तरह से लिखना है। और इसके पीछे एक रीजन है, मैं रीजन भी आपको बताता हूँ। It is called a flow statement or a period of time statement. Period of time. पॉइंट इन टाइम नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर नहीं है। अब इससे क्या मुराद है? फ्लो स्टेटमेंट किस चीज को बोलते हैं या पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट किस चीज को बोलते हैं? अगर फ्लो स्टेटमेंट और पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट का आइडिया क्लियर हो जाए तो और भी बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर फॉर द ईयर लिखा होता है, लिहाजा वो स्टेटमेंट जिनके ऊपर फॉर द ईयर लिखा होता है या फॉर द पीरियड लिखा होता है वो सारी स्टेटमेंट फ्लो स्टेटमेंट होगी। फ्लो स्टेटमेंट के लिए सिंपल सी वर्ड बेटा कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर, आपका कैलेंडर ईयर है, मैं सपोज करता हूँ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक है, तो ये स्टेटमेंट पूरे के पूरे टाइम को कवर करेगी। ये जो स्टेटमेंट बनेगी ये 355 डेज के लिए होगी। अगर आपका पूरा साल है, ये एक दिन के लिए नहीं होगी, एक पॉइंट के लिए नहीं होगी, एक मिनट या एक घंटे के लिए नहीं होगी। और याद रखो कि जो पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट है विच इज अ बैलेंस शीट, वो आपके एक दिन के लिए होगी, वो एक घंटे के लिए हो सकती है, वो किसी भी पॉइंट के लिए हो सकती है। लेकिन वो स्टेटमेंट जो पीरियड के लिए होती है वो इंटायर पीरियड को कवर करती है, जितना भी उसके अंदर टाइम है। अगर थ्री मंथ का पीरियड है तो वो 3 मंथ के 90 डेज को कवर अप करेगी। इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट द रेवेन्यू अर्न, हमने सीख लिया रेवेन्यू होंगे और एक्सपेंस इनकर्ड होंगे। देखो यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया गया अर्न और इनकर्ड का कि ये अक्रूवल बेसिस पे चलेगा। आपकी जो सेल्स है, सेल्स का जो वैल्यू है उसके अंदर क्रेडिट सेल भी शामिल होगी और उसके अंदर कैश सेल भी शामिल होगी। इसी तरह से आपके जो एक्सपेंसेस हैं जो आपने एक्चुअली कैश पे कर दिए वो भी शामिल होंगे और जो आपके अक्रूड एक्सपेंस हैं वो भी शामिल होंगे एंटिटी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या टाइम पीरियड। Resultantly figure is known as the net income, net profit। दो ही सिचुएशंस हैं हमारे पास। यहाँ नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट से क्या मुराद है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। अगर आपकी रेवेन्यू ज्यादा पोजीशन पे, हायर साइड पे, आपका एक्सपेंस लोअर साइड पे है तो डेफिनेटली हमारे पास नेट प्रॉफिट है। और वाइस वर्सा केसेस के अंदर जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस हायर साइड पे होंगे, ज्यादा एक्सपेंस आपने इनकर किए होंगे और उसके अगेंस्ट आपने रेवेन्यू कम अर्न किया होगा तो आपका नेट लॉस कंसिडर किया जाएगा। अब अकाउंटिंग पीरियड के बारे में भी बात। अकाउंटिंग पीरियड इज द अकाउंटिंग पीरियड अ ईयर। देखें अकाउंटिंग अकाउंटिंग एक टाइम बाउंडेड अकाउंटिंग होती है। मीन आप स्पेसिफिक टाइम के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप जो रिजल्ट दे रहे हैं, शीट दे रहे हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसी टाइम पीरियड के लिए, पिछले 1 साल के लिए, पिछले 2 महीने के लिए, पिछले 5 साल के लिए, पिछले 1 वीक के लिए, कोई ना कोई उसके अंदर टाइम पीरियड जरूर होगा। अगर वो साल का है तो उसको हम अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। अगर वो साल से अंदर अंदर का कोई टाइम आपने सेलेक्ट किया है रिपोर्टिंग के लिए तो उसको पीरियड की वर्डिंग से डिनोट किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड और ईयर इज द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द इनकम स्टेटमेंट। जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसके अंदर हम देखेंगे इट यूजुअली अ ईयर, इट कैन ईदर अ कैलेंडर ईयर डेफिनेटली जो जनवरी टू दिसंबर, और अब फिस्कल ईयर जैसा फिस्कल इकोनॉमिक्स के सेंस की बात की जा रही है। अब देख रहे होंगे इन आवर कंट्री जो जितनी भी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसका टाइम पीरियड जुलाई टू जून होता है। जैसे बजट प्रिपेयर होता है और वो भी उसका भी जो टाइम लेंगे वो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को खत्म होता है। इसको हम फिस्कल ईयर बोलते हैं। कोई सा भी बिजनेस, ये बिजनेस पे डिपेंड करेगा, इस पे कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। आप कौन सा टाइम रख सकते हैं? आप अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से स्टार्ट करें बिजनेस और फिर 30 मार्च तक खत्म कर लें, जो भी आपका आपका टाइम है उस पर कोई, लेकिन टाइम जरूर होना चाहिए ताकि हम सजेस्ट कर सकेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर हमारे, और उन्हीं टाइम पीरियड उन क्वार्टर को फिर
आगे चल के हम अगले क्वार्टर के साथ कंपेयर कर सकें, ताकि हम उससे कोई इन्फ्रेंस ड्रा कर सकें। इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड रेवेन्यू, एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये दो ही चीजें होंगी। सिंपल सा फॉर्मेट है आपके पास, नाम लिखा, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, कीवर्ड है फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे अगर ईयर है, अगर कोई महीना है तो फॉर द पीरियड एंडेड लिखेंगे, आगे डेट लिखेंगे। डेबिट साइड देख लो, दो छह हमारे पास अकाउंटिंग की टाइप्स थी, टू टाइप्स जो है इसमें कंज्यूम करेंगे। पहली कौन सी टाइप कंज्यूम करेंगे? एक्सपेंस टाइप कंज्यूम करेंगे। हमें पता है कि एक्सपेंस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट है, लिहाजा वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सपेंस लिख दिया, यहाँ पे डेबिट लिख दिया। बहुत से फॉर्मेट आपको नजर आएंगे जिसके अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर्स लिखा जाएगा और यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा। बात कोई नहीं है, बात सेम है, लेकिन ये सिर्फ उसके आइडिया को सीधा करने के लिए कि जैसे जब हमने अकाउंटिंग के टाइप्स को सीखा था, अगर एक्सपेंस डेबिट थे तो देख लें यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में भी डेबिट साइड पे रिपोर्ट होंगे। अगर कोई चीज आपकी स्टार्टिंग के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्रेडिट रिपोर्ट हुई थी, तो वो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपकी कोई सी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगी लेकिन क्रेडिट में होगी। जैसे इस केस में देखें तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर राइट हैंड साइड अकाउंट होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपने देख लिया कि ये उसका क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली होता है, तो यहाँ पे भी आप देखें ये क्रेडिट पे। अब बड़ा सिंपल है, चले इनको इनको हम बात करते हैं, फिर आगे उस पर बात करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। अब दो हमारे पास यहाँ पे कंज्यूम हो गए हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट, चार हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट रिमेनिंग है, उनको भी हम अभी कंज्यूम करने जा रहे हैं। आगे चलें जी। सेकंड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग काफी करीब करीब स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हम कंपनी के बिजनेसेस के अंदर प्रिपेयर करते हैं, या अनदर वर्ड उसको हम स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी भी बोलते हैं। यू नो ना कि ओनर इक्विटी हम सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए वर्ड शो करते हैं, और जब कंपनी का केस होता है उसमें हम स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर इक्विटी का वर्ड यूज करते हैं। दिस स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्लेम ऑफ द ओनर। सिंपल सी बात है, ओनर का बिजनेस के अंदर कितना इंटरेस्ट है, कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने पैसे, कितनी एसेट्स लेके आया था ड्यूरिंग द बिजनेस, उसने कितनी ड्राइंग्स की हैं, ये सारी चीजों को हम अपने दो ही चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर भी हम दो अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को कंज्यूम करेंगे। पहला टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन सा होगा? ओनर्स इक्विटी। जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड अकाउंट है, ओनर इक्विटी की बात कर रहा हूँ, वो कंज्यूम करेंगे। और दूसरा कौन सा करेंगे? हमारा ड्राइंग। और ड्राइंग कौन से साइड पे हमारे पास आता है? वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का अकाउंट है। ये दो को हम यूज करेंगे। और इसी तरह से जो हमारी, अब आप देखेंगे नीचे जाके जो हमारा फॉर्मेट भी डिजाइन होगा, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम ड्राइंग शो कर देंगे, राइट हैंड साइड के ऊपर हम ओनर इक्विटी शो कर देंगे। बस दो अकाउंट इसमें भी आएंगे। थोड़ा सा स्टेटमेंट को जरा और समझते हैं। चलिए, ये तो अकाउंटिंग में सिंपली आप कर देंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनती है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर रिप्रेजेंट अ रेजिडुअल क्लेम अगेंस्ट एसेट। बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड, रेजिडुअल क्लेम। अच्छा, मेरी थोड़ी सी बात समझनी है जरा। देखो, जब हम समटाइम हम ऐसे भी लिखते हैं एसेट इज इक्वल टू, जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको जरा माइंड में लेके आओ, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। सेम डिजाइन आपका आपके बैलेंस शीट का भी है। और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझना है, समटाइम आपको ये भी लिख के दिया जाएगा, उसको ठीक समझना है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। समटाइम वहां पे अगर ओनर इक्विटी या शेयर होल्डिंग इक्विटी का वर्ड नहीं लिखा हुआ फिर भी वो ठीक हो सकती है, लेकिन छोटा सा पॉइंट उसमें जरा क्लियर रखना है। अपना पॉइंट क्या क्लियर रखना है? पॉइंट ये क्लियर रखना है, ब्रॉडली स्पीकिंग, जब लाइबिलिटी को ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते हैं तो उसके फिर दो पार्ट डिवाइड करते हैं। एक एक क्लेम्स हमारे इंटरनल क्लेम्स होते हैं, एक हमारे एक्सटर्नल क्लेम्स होते हैं। इंटरनल क्लेम्स हम अपने ओनर्स इक्विटी को बोलते हैं, और एक्सटर्नल क्लेम्स हम, जिसको हमने लाइबिलिटी बोला था, हम उसको बोलते हैं। ठीक हो गया? अब जरा समझना है, अगर कोई बिजनेस की पोजीशन ऐसी हो कि वो बैंकरप्ट हो जाए या वो इंसॉल्वेंट की पोजीशन में हो, तो ये बात जरा समझिए, यहाँ पे समझ आ जाएगी ये बात आपको। दो चीजें माइंड में रखनी,
एक ये चीज के लाइबिलिटी जो आपकी ऑनर इक्विटी होती है, बेसिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गौर से देखें चलें, ऑनर की तो ऑनर इक्विटी है ना, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस की तो वो लाइबिलिटी है, बिजनेस से तो वो पेमेंट करनी है। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि जो आपके सेंट्रल क्रेडिटर्स है, आपके बैंक लोन है, वो आपने ऑर्गेनाइजेशन से बाय पेमेंट करनी है, इसीलिए इसको आउटसाइड क्लेम्स हम बोलेंगे। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओनर्स को अदायगी करनी है, वो बिजनेस की वो भी तो लाइबिलिटी है। सिर्फ इतनी सी बात होती है कि वो इंटरनल क्लेम्स होते हैं। बात तरह ये याद रखनी है कि जब भी बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में इंसॉल्वेंट हो, बैंकरप्सी के चांस हो, तो याद रखिएगा पहले आउटसाइड क्लेम अदा किए जाते हैं। उसके बाद सपोज करो बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, खत्म हो गया, कुछ जो एसेट बचे हुए थे वो हमने बेचे, उससे हमारे पास 1 लाख की अमाउंट आई, तो याद रखें ये 1 लाख की अमाउंट है। सबसे पहले हम जो आपके आउटसाइडर क्लेम हैं, जिनको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, उनको पे करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो आपके ओनर्स को पे किया जाएगा, या जितना भी बचेगा वो सारे का सारा ओनर को पे किया जाएगा। इसीलिए जो आपका ओनर इक्विटी है, एक तो ये इंटरनल क्लेम है और ये रेजिडुअल इंटरनल क्लेम है। मीन कि जब सबको अदायगी की जाएगी उसके बाद जो जो पैसे रेजिडुअल का बेसिकली वर्डिंग आपने आपको पता है कि आप बचाना आप बोलते हैं। एनी जी, इट इंक्लूड्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लॉस वगैरह सारा कुछ। इसमें देख लो दो चीजें कंज्यूम करेंगे हम ड्राइंग जब आएगी यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पे, उसकी अमाउंट उठा के यहाँ पे लिख देंगे, और उसके साथ साथ जो ओनर्स इक्विटी होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, एक चीज और भी आएगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो एक पॉइंट में छोड़ता हूँ यहाँ के लिए। बैलेंस शीट आखिरी मोटी मोटी बातें। एक तो चीज ये है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक और चीज भी छोटी सी बात बेटा याद रखो कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है ना, इसको कुछ बुक्स में या ज्यादातर केसेस में इस तरह से भी होता है कि आप ओनर इक्विटी की आप बैलेंस शीट के साथ ही प्रिपेयर करते हैं। मीन बैलेंस शीट का जो इक्विटी सेक्शन का जो लास्ट आइटम होता है उसके अंदर प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपली जो दो बड़ी स्टेटमेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती है, वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है। सम टाइम आपको आपसे जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तो कंपैरिजन में भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि अच्छा इनकम स्टेटमेंट तो ये है तो बैलेंस शीट क्या है। तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में बात करना चाहूंगा। इनकम स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस है, नंबर 1 पॉइंट। और बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल कंडीशन है। वो आपको फाइनेंशियली पोजीशन बताती है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे पास उन एसेट को मीट करने के लिए उन एसेट के अगेंस्ट हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं। अगर वो जो लाइबिलिटीज हैं उनके अंदर कितनी करंट लाइबिलिटीज हैं, और जो एसेट्स हमारे पास हैं उनके अंदर कितने फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास, कितने हमारे पास करंट एसेट्स हैं, कितने हमारे पास कैश है। तो ओवरऑल जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही होती है या फाइनेंशियल कंडीशन को। कंपैरिजन में पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट ऑपरेशन शो करेगी कि क्या खोया क्या पाया इन केस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। लेकिन जो बैलेंस शीट है आपके पास वो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगी। और दूसरा पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट था पूरे पीरियड को कवर कर रही थी, इसलिए उसको हमने फ्लो स्टेटमेंट बोला था। वहां पे हमने कहा था ये पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट है, लेकिन जरा ये गौर से देखो वो पीरियड ऑफ टाइम थी, पूरे पीरियड को कवर कर रही थी। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। दिस इज अ पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट, एक पॉइंट पे होगी। बैलेंस शीट बनी है ना, बैलेंस शीट के ऊपर कौन सी डेट लिखा हुआ है? 31 दिसंबर 2019। तो बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर के लिए, वो ना 1 जनवरी के लिए ना 30 दिसंबर के लिए थी। लेकिन इनकम स्टेटमेंट अगर बनी है तो वो फॉर द ईयर एंडेड है, लिहाजा वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के पूरे टाइम को कवर करती है। ये छोटा सा पॉइंट है। इसीलिए आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसके ऊपर हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट के ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑन सिर्फ लिखा जाता है बस। ये मेजर डिफरेंस है। Sometimes balance sheet is known as the statement of financial position. Yes, इसका नाम ये भी है, इसको ये भी बोला जाता है statement of a financial position. Prepare a statement of financial position. आपको समझ आनी चाहिए कि बैलेंस शीट बनाने में बोल रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन या स्टेटमेंट ऑफ सिर्फ कंडीशन, कुछ भी बोला जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइज द कंपनी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी। यहाँ पे ओनर्स इक्विटी लिखा हुआ है।
अगर कंपनी का केस हो तो इसको हम शेयर होल्डर इक्विटी भी लिखते हैं। बैलेंस शीट, These three balance sheet segment give the, एक तीनों चीजें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सबसे पहले एसेट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज होती हैं और आखिरी चीज ये जो है वो हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी होती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जी फर्स्ट टू एलिमेंट जो है वो हमने इनकम स्टेटमेंट में कंज्यूम की, अब लास्ट एक चीज देखें और उसके बाद हम आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज और याद रखने की ये कि कभी भी बैलेंस शीट उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी नहीं बनी, और स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक इनकम स्टेटमेंट नहीं बनी। मैं सिंपली क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इन स्टेटमेंट का सीक्वेंस भी है। पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बन सकती। हाँ आप अकाउंटेंट है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों नहीं बन सकती। इसलिए नहीं बन सकती कि हमारे पास जब भी हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होना जरूरी है। तो नेट प्रॉफिट तो नेट लॉस किधर से आएगा, वो आपके पास इनकम स्टेटमेंट से आएगा। मतलब पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको क्लोज करेंगे, उसमें जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर, फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी को भी क्लोज करेंगे, उसके जितना भी बैलेंस है उसको ट्रांसफर करेंगे आगे बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड के ऊपर, और फिर बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिकली हम क्लोज हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे जब बैलेंस शीट का एसेट साइड आपकी एक्विटी साइड के बराबर हो जाएगा तो आपका सारा क्वेश्चन ठीक है और होगा भी। हमने जो भी मेजॉरिटी पे काम किया है, ये जो भी चीजों को सीखने की कोशिश की है वो आपकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक थी स्टूडेंट्स। इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो उन चीजों को उठा के आपने लिखना है सिर्फ। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाना चाहेंगे, उसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन देखो ये आपके सामने रखा हुआ है, ये देखो ये आपके पास एक मैं पढ़ लेता हूँ। फॉलोइंग आर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस related to the name and a company private limited. You are prepared to income statement, statement of owner and the balance sheet. हमने 3 स्टेटमेंट्स बनानी है। कब बनानी है, डेट को जरा देखिएगा। 31 ये कह रहा है ईयर एंडेड, इसका मतलब है इसका साल कंप्लीट हुआ है 31 मार्च को इसका साल कंप्लीट हुआ है। ये अप्रैल टू मार्च इसका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस बिजनेस का। तो ये देखो ये सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पे भी एक चीज नजर आई कि देखो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर वर्ड लिखा हुआ है फॉर द पीरियड एंडेड। इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट व्हिच इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज अ फ्लो स्टेटमेंट। ये पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट है, पॉइंट इन टाइम नहीं, इसके ऊपर एज ऑन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये एक चीज हमारे नहीं चले, इसको भी हम उसके बाद जरा देखें। काम तो खत्म हो गया हमारे पास, कौन सा काम है अभी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी इनफॉर्मल बना रहे हैं। अच्छा इनफॉर्मल के लिए एक छोटी सी बात करता जाऊं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में इतना ही डिफरेंस है जैसे आप फॉर्मली यूनिवर्सिटी आते हैं और इनफॉर्मली आप अभी घर में बैठे हुए हैं। फॉर्मल में ऐसे होगा कि आपके पास एक सेट फॉर्मेट आपको दिया जाएगा कि आपने इन चीजों को इस तरह लिखना है, इनको इस तरह लिखना है, इनको इस तरह लिखना है। लेकिन होंगे वही रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होंगे, वही एसेट और लाइबिलिटीज ही होंगी, लेकिन उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट से जब लिखेंगे तो उसको फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। आइडियाज आपके पास यही है। हाँ ये क्या करेगी, ये हमारे पास डेटा प्रोवाइड करेगी जिससे इंशाल्लाह हम कल की क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, इंशाल्लाह आखिरी क्लास के अंदर हम अपनी वर्कशीट बनाएंगे। और मजे की बात एक स्टूडेंट आपको जाते जाते यहाँ पे मैं कर दूं कि इंशाल्लाह वर्कशीट के अंदर हम सारी अकाउंटिंग को एक पेज के अंदर लेके आएंगे। बिल्कुल एक पेज बनाएंगे जहाँ पे जर्नल से लेकर आपकी आखिरी क्लोजिंग एंट्री तक एक ही पेज के अंदर आपकी सारी चीजें आ जाएंगी जैसे वर्कशीट। और उसकी बेस पे फिर हम आगे चल के जब हमें फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं तो डाटा सारा हमारा एक वर्कशीट के ऊपर होता है, उसको उठा के हम लिख लेते हैं। उसी वर्कशीट के स्टाइल के लिए हम ये इनफॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्योंकि ये वर्कशीट का स्टाइल भी इसी तरह इनफॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अगर आपके पास है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, चीजों को उठा के लिखना है। फिर मैं रैप अप करता हूँ। एक्सपेंस और रेवेन्यू को इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। हमें पता है एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी डेबिट में लिखे जाएंगे। रेवेन्यू क्रेडिट होती है तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी क्रेडिट लिखे जाएंगे। एक बात,
आगे चलो, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट बनाएंगे विच इज द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। उसके अंदर भी दो अकाउंटिंग टाइप्स को कंज्यूम करेंगे। कौन कौन सी? ड्राइंग एंड ओनर इक्विटी। हमें पता है कि ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे, और जो ओनर इक्विटी है उसको हम क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आखिरी स्टेटमेंट है हमारे पास अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर भी इनफैक्ट टू आइटम कंज्यूम होते हैं। तीसरा हमारे पास ओनर इक्विटी से आ जाता है। कौन कौन से? एसेट्स होते हैं। हम अपनी बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे एसेट रिपोर्ट करेंगे। हमें पता है कि एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, उसको डेबिट रिपोर्ट करेंगे। हमारे पास फिर लाइबिलिटीज होगी। लाइबिलिटी का हमें पता है कि उसकी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे। और फिर हमारे पास जो ओनर इक्विटी का बैलेंस होगा उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर, और फिर आखिर में बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। तो कोई इशू नहीं है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये, बल्कि क्वेश्चन स्टार्ट क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं। चलें अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन ऐसे करना है बेटा, दो तरह से क्वेश्चंस लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, इसको फॉलो करेंगे। सिंपल है। हम सबसे पहले आइटम्स को उठा के जितने भी हमारे पास अकाउंटिंग हेड्स हैं उनको हम पोस्ट कर देंगे, जहां जहां के भी हैं। और फिर उसके बाद हम पहले इनकम स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, और फिर बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आखिरी पॉइंट, बहुत मजे का पॉइंट। क्या पॉइंट? देखो, मैं नहीं देखता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, मैं इनकी वैल्यू को देखता हूँ। ये एक वैल्यू है जो लिखी हुई है 1551, किस साइड पे लिखी हुई है? क्रेडिट साइड पे। तो ये याद रखेगा पॉइंट कि ये आगे जिस स्टेटमेंट में भी जाएगी क्रेडिट साइड पे। और अगर कोई वैल्यू आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे है ना, वो आगे किसी भी स्टेटमेंट में जाएगी, उसको हम देख लेंगे। वो एक्सपेंस है तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, वो एसेट है तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी, वो ड्राइंग है तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी के अंदर चली जाएगी। लेकिन पॉइंट क्या याद रखना है, जिससे आपकी चल के आगे बैलेंस शीट बराबर आएगी, उसमें इशू नहीं आएगा। अगर कोई चीज यहाँ पे डेबिट साइड पे आइंदा आने वाली जिन तीन स्टेटमेंट में जिस स्टेटमेंट में भी जाएगी डेबिट, और अगर क्रेडिट है क्रेडिट में रहेगी। देखो ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चले हम वन बाय वन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं साथ साथ। बताओ स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला अकाउंट है जो ओनर्स इक्विटी अकाउंट है। ये कहाँ पे जाएगा? है क्रेडिट आइटम है तो क्रेडिट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के क्रेडिट में जाएगा। ये आ गया। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ साथ साथ। अगर मैं कोई गलत कॉपी पेस्ट करूँ तो मुझे जरूर बताना है। अच्छा, ओनर, मेरे साथ रहना स्टूडेंट्स। क्योंकि पेज पे लिखना तो बहुत आसान है, ये कंप्यूटर के अंदर सम टाइम बंदे की डबल कॉपी हो जाती है या कोई चीज कॉपी नहीं होती है, और वो फिर पेस्ट भी उस तरह प्रॉपर नहीं होती। एनीहाउ, पहला अकाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया, ओनर इक्विटी 1551। किस में गया, किस अकाउंट में गया? ये बेसिकली क्रेडिट बैलेंस था 1551, ओनर इक्विटी यहाँ पे आ गया। आप लोग ट्रांसफर करना शुरू कर दें, वर्कबुक आपके पास है। चलें आगे। दूसरा अकाउंट ड्राइंग। अगर ड्राइंग है, ड्राइंग की वैल्यू कितनी है? 560। तो ये आपकी ऑनर इक्विटी की डेबिट साइड पे जाएगा। एंड ड्राइंग, नेक्स्ट अकाउंट मशीनरी, एसेट अकाउंट है, बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, छोटी सी एक बात यहाँ पे मैंने क्लैरिटी के लिए ये शो किया था कि आपको फॉर्मल थोड़ा सा बता सकूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस ये है कि देखो ये दिस इज अ फॉर्मल बैलेंस शीट, जहाँ पे आपको डिफरेंट क्लासेस दी हुई हैं, आपने उनके आइटम को उस क्लास के अंदर लिखना है। क्या मतलब है? जैसे ये अगर करंट एसेट्स है तो आपने वो एसेट्स यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं जो विद इन अ 1 ईयर आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका इफेक्ट विद इन अ 1 ईयर होता है। और नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो करंट नहीं होते, जिनका इफेक्ट 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। और इसमें भी एक और फॉर्मल बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम जो अपने करंट एसेट को रिपोर्ट करते हैं उनको भी हम 3 डिफरेंट तरह से रिपोर्ट कर रहे होते हैं। या तो हम उनको ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में रिपोर्ट करते हैं कि जो जितना लिक्विड है वो सबसे ऊपर होगा, जैसे कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी है, फिर आपके पास दूसरे अकाउंट्स है, नोट रिसीवेबल वगैरह। और इसके बाद दूसरा हमारे पास करंट एसेट को रिपोर्ट करने का एक और तरीका भी होता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल आपके माइंड में होना चाहिए कि फॉर्मली अगर कहीं आपके पास बैलेंस शीट आप देखें
तो आपको समझ आ सके। दूसरा हमारे पास आर्डर ऑफ परमानेंस होता है, रिवर्स आर्डर, और फिर हम मिक्स आर्डर के अंदर भी रिपोर्ट करते हैं। तो चले मैं आज की क्लास में यहाँ पे ऐसे करता हूँ, हम इसको कोई हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं एसेट्स, और ये एसेट्स ही होंगे सिंपल। हम मिक्स आर्डर करेंगे, जो जैसे भी आ रहा है उसको हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमने नहीं देखना कि ये करंट एसेट है तो ऊपर रिपोर्ट करें या उसको उसकी क्लास के अंदर रिपोर्ट करें। हम सिंपल मिक्स रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी रिपोर्ट हो जाएंगी, लाइबिलिटी भी मिक्स कर देंगे, करंट ऊपर भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म, जो भी जिस आर्डर में हमारे पास शो हो रही है उसको उसी आर्डर में हम करेंगे। तो बेटा हम मशीनरी के ऊपर गए थे, हमारे पास अकाउंट नंबर 3 था जिसकी वैल्यू थी 1850। ये आ गई मशीनरी, आगे चलो जी। मशीनरी के बाद कौन सा अकाउंट है जी? सेल्स। सेल क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू है तो कहाँ पे जाएगा? जाएगा तो क्रेडिट, ना ये लिखा हुआ है क्रेडिट जाएगा। क्रेडिट जाएगा तो किस स्टेटमेंट में जाएगा जी? इनकम स्टेटमेंट में। 5850। देन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। थर्टी आगे चलो, आप दे चलो। परचेज, परचेज एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 1260 के साथ। 530 ठीक लिखा था ना? साथ साथ चेक भी करें, अच्छा गलत ना हो कोई। नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट इज अ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट है तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। कितनी वैल्यू है इसकी? 1260, 1260। परचेज के बाद अब वेजेस अकाउंट, एक्सपेंस है जी 364। नेक्स्ट अकाउंट बैंक लोन, देख लो बैलेंस शो हो रहा है क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी है 356, बैलेंस शीट। बैंक लोन 356, बैंक लोन बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं। अकाउंट नंबर 8 356। देन अकाउंट पेएबल, लाइबिलिटी अकाउंट, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी साइड पे रिपोर्ट किए गए, हमारी लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, और इसकी वैल्यू 528 528 शो हुई है, ये देखिए ठीक शो है। नेक्स्ट टैक्सेस, एक्सपेंस अकाउंट गोज टू द इनकम स्टेटमेंट, डेबिट साइड पे 220, बिल्कुल यहाँ पे भी डेबिट साइड पे। टैक्सेस, नेक्स्ट अकाउंट कैश इन हैंड, एसेट अकाउंट गोज टू द बैलेंस शीट, डेबिट साइड है 226, कैश इन हैंड। जो आपके पास हार्ड कैश है, और दूसरा आइटम आपको याद होगा कैश एट बैंक भी होता है हमारे पास, जो आपके अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है। नोट पेएबल, लाइबिलिटी अकाउंट, करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, नोट पेएबल फिक्स इट। लाइबिलिटी साइड पे नोट पेएबल 680,
डबल डबल चेक करें। नेक्स्ट अकाउंट इन्वेंट्री, एसेट 264, हम मिक्स ऑर्डर में रिपोर्ट कर रहे हैं, इनफॉर्मल है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मजे का अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। सुनो बेटा, इनफॉर्मल बना रहे हैं। इनफॉर्मल में मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इनफॉर्मल के अंदर अगर आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर एक चीज क्रेडिट है तो डेफिनेटली आगे भी किसी भी स्टेटमेंट में क्रेडिट जाएगी, ये भी क्रेडिट जाएगी। लेकिन इसमें आप देखिएगा जब आपको अपने फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो जितने भी कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं, चार ही हमारे पास कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं, वो सेल रिटर्न है, वो परचेज रिटर्न है, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, या वो अलाउंस फॉर बैड डेट है। ये चारों अकाउंट्स अपने अकाउंट से माइनस होते हैं, रूल फिर भी बराबर है। देखे ना, अगर एक चीज क्रेडिट पे प्लस हो रही है, उसी को उठा के दूसरी साइड पे अगर वो डेबिट पे चली जाए तो वहां पे उसको माइनस होना चाहिए ना, उस रूल के मुताबिक होगी। मीन अभी तो इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को चले हम शो कर रहे हैं, इनफॉर्मली शो करेंगे हम अपने लायबिलिटी साइड पे। लेकिन जब आप फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर देखेंगे ये मशीनरी से माइनस हो रहे हैं, तो फिर आपने इसको एसेट साइड में मशीनरी से माइनस करना है, आगे लिखना है। ये सेम प्रोसीजर आपने अलाउंस फॉर बेड डेट के लिए भी, शेयर रिटर्न के लिए भी और परचेज रिटर्न के लिए भी फॉलो करना है। आज इसको हम लायबिलिटी शो कर देते हैं। 350 accumulated depreciation for a machinery account। आगे चलते हैं, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट है 61। आगे चलें, लैंड एसेट अकाउंट, बैलेंस शीट डेबिट साइड 2000। नेक्स्ट अकाउंट फाइनेंशियल चार्जेस एक्सपेंस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट आइटम। फाइनेंशियल चार्जेस पता नहीं किसे बोलते हैं, इंटरेस्ट वगैरह को, जो हमने बैंक से लोन लेते हैं उसके ऊपर हमें जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उनको फाइनेंशियल चार्जेस बोलते हैं। 25 इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड एज एक्सपेंस। यहाँ तक पहुंचे, फाइनेंशियल चार्जेस तक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट आइटम इज आल्सो अ नॉमिनल अकाउंट कमीशन, लेकिन जरा देखना है इसका बैलेंस कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। डेबिट में भी हो सकता था, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो अगर डेबिट पे होता तो एक्सपेंस होता, तो क्रेडिट पे तो क्या है, रेवेन्यू होगा 35। क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे इसको यहाँ पे। नेक्स्ट अकाउंट देखिए, डिस्काउंट। डिस्काउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट। देखना क्या है कि कहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग है, डेबिट रिपोर्टिंग है। डेबिट रिपोर्टिंग है, इट इज एक्सपेंस अकाउंट, इट मे बी अ रेवेन्यू अकाउंट अगर इसकी रिपोर्टिंग आपके पास क्रेडिट साइड पे होती। 94 डिस्काउंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस अकाउंट 46। रेंट आगे चलो, बिल्डिंग एसेट अकाउंट। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट अकाउंट
depreciation of machinery, this is the expense account. Accumulated depreciation is a contra to machinery account, while simple depreciation or simple depreciation expense is a obvious expense account. 50. Last account is a note a receivable asset account. 600. यहाँ तक आके हमने सारा जो भी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने जितने भी हमारे पास अकाउंट्स थे उनको हमने प्रॉपरली उनको अपने अपने जो अकाउंट्स थे उनमें हमने प्लेस कर दिए है। अब द लास्ट थिंग के जैसे हम सिंपल हम लेजर अकाउंट के अंदर अपने अकाउंट को बैलेंस करते थे, दिस इज सिंपल लेजर अकाउंट, दिस इज सिंपल टी अकाउंट। जैसे हम टी अकाउंट को बैलेंस करते हैं उसी तरह से हमने इनको भी बैलेंस करना है। और सिर्फ ये है कि आपके बैलेंसेस के एंड पे चीजें आएंगी, उसको हम देखते हैं। देखो हमने देखा, मैं इस प्रोसीजर को रिपीट भी करता हूँ, आपको पता भी है। हम देखते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, कौन सा साइड अब बिग साइड पे है, किसमें ज्यादा वैल्यू। ये देखो ये 1200 है, ये 300 है और ये 5000 की वैल्यू नजर आ रही है। तो सामने देख के नजर आ रहा है कि आपके पास इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो लेजर को भी हम सेम इसी तरह बैलेंस करते हैं कि देखते हैं कौन सी साइड पड़ी है, उनको दोनों के नीचे लिखते हैं और फिर उसका डिफरेंस जो है उसको बैलेंस में रिपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको देखता हूँ कितनी 5850 प्लस 35। तो आपके पास जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो 5000 अगेन 55850 प्लस 35, इससे आपके पास 5885 रुपीज 5885. So this is a bigger amount. इसको इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम यहाँ पे और हमारे पास देख लो। अब एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि दिस इज द रेवेन्यू साइड, क्रेडिट साइड इज द रेवेन्यू साइड और दिस साइड इज द एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड इज द एक्सपेंस साइड। सिंपल के रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू जो हमारे इनफ्लो हुए वो 5885 रुपए हमने अर्न किए हैं। अब देखेंगे कितने एक्सपेंस हैं, उन एक्सपेंस को इस रेवेन्यू से माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। छोटा सा पॉइंट याद रखो, अगर आप जब बैलेंस करें तो आपकी इनकम स्टेटमेंट का अगर डेबिट साइड ज्यादा पोजीशन शो कर रहा होता, यहाँ कहीं वैल्यू बड़ी हमें नजर आ रही होती 7000 की, तो हमें अंदाजा होता कि ये बड़ा साइड है हमारा, ये छोटा होता तो फिर क्या होता, फिर यहाँ पे हम उसका डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ इस साइड पे डिफरेंस लिखते हैं, ये बड़ा होता ये छोटा होता, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। यू नो ना, डिफरेंस इज द रूम बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। अगर यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड अ नेट लॉस। क्यों? एक्सपेंसेस ज्यादा होते, रेवेन्यू कम होता। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि आपका क्रेडिट साइड इज द रेवेन्यू साइड, यहाँ पे बिग वैल्यू शो कर रहा है और ये एक्सपेंसिव साइड है, ये छोटी वैल्यू शो कर रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसका प्रॉफिट की वैल्यू कितनी बनती है। ये जो 5885 है, इससे ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करो। 5885 minus 1260 minus 364 minus 220 minus 61 minus 25 minus 94 minus 56 minus 4,50। इससे आपके पास आंसर आ रहा है 3765। यहाँ पे लिखो राइट, कैरी फॉरवर्ड टू स्टेटमेंट इक्विटी कितनी वैल्यू बनी 3765। इसको कंप्लीट करो, फिर एक बात करूंगा इसके ऊपर आखिरी।
अब देखो एक छोटी सी, यहाँ पे भी एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है CF, कैरी फॉरवर्ड। इससे पहले अगर आप अपने पास लेजर अकाउंट को देखें तो वहाँ हमने लिखा हुआ था CD, कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे D और F का क्या मतलब है? कैरी डाउन से मतलब ये होता है बेटा कि सेम स्टेटमेंट ही है। आपने वहां पे हम क्या करते थे, यहाँ पे लेजर में अगर बैलेंस आता है इसको उठा के इसके फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मंथ पीरियड होता है वहां पे रिपोर्ट कर देते। यहाँ पे हम CD लिखते हैं, यहाँ पे हम BD लिखते हैं। CD BD उस वक्त लिखते हैं जब आपके पास स्टेटमेंट सेम ही होती है, एक ही स्टेटमेंट का बैलेंस उसी स्टेटमेंट में आपने किसी दूसरे मंथ के अंदर या कहीं भी आपने रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ से जहां से आप बैलेंस को उठाते हैं यहाँ पे वहां पे लिखते हैं CD, कैरी डाउन, और जहां पे आप लाते हैं वहां पे लिखते हैं ब्रॉ डाउन। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड, CF। कैरी फॉरवर्ड से ये मतलब होता है कि वो जो आप बैलेंस उठाने जा रहे हैं उसको आप इसी इसी सेम स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट नहीं करेंगे, आगे किसी और स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे। दैट्स व्हाई नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, ये अमाउंट हमारी आगे जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी नहीं बन सकता जब तक आपके पास ये वैल्यू ना हो। हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? ओनर इक्विटी ड्राइंग को भी देखते हैं, ओनर इक्विटी ओनर की इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं, प्लस ओनर काम कर रहे हैं, उसको पता होना चाहिए उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया है। प्रॉफिट या लॉस के फिगर रहेंगे तब जाके उसकी स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी कंप्लीट होगी। सो और एक छोटी सी और बात प्लस कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो अगर ये बैलेंस बड़ा होता तो यहाँ पे लिखा लाइन लिखी जाती तो वो इस तरह लिखी जाती कि नेट लॉस, यहाँ पे नेट लॉस होता जो आगे फिर ट्रांसफर होता। अगर इस साइड पे आए तो ये नेट प्रॉफिट है। एक छोटी सी बात थोड़ा सोच के सामने नहीं है आप लोग, एक छोटी सी बात मुझे सोच के बताओ कि यार ये जो बैलेंस मैंने रिपोर्ट किया है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि यार ये रिपोर्ट जो बैलेंस किया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, ये डेबिट है ये क्रेडिट बैलेंस है? हाँ, क्रेडिट बैलेंस है ना, लिखा डेबिट पे है, क्रेडिट में ना, कहानी सारी याद है ना। तो याद रखें दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, रिपोर्ट डेबिट पे इसलिए कि रिपोर्ट इसलिए किया हुआ कि वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखा जाए तो इसकी जो साइड है वो ऑलरेडी क्रेडिट बढ़ी थी, लिहाजा दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। और अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो रूल तो वही है हमारे पास कि अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम है वो क्रेडिट में तो वो आगे किसी क्रेडिट में जाएगा किसी भी स्टेटमेंट के अंदर। तो याद रखें अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट हो गया, और हाँ ना आपको पता है ना प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये रेवेन्यू की तरह होता है, और लास्ट जो है वो उसका डेबिट बैलेंस होता है, वो एक्सपेंस की तरह होता है। लिहाजा अगर ये क्रेडिट है, नेट प्रॉफिट आया तो हमें पता चल गया ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये आगे अगली स्टेटमेंट में फिर क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के नीचे। यहाँ पे लिखें बैलेंस, बल्कि मैं ऐसे लिखूँ इसको, नेट प्रॉफिट इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू यहाँ से यस। अब देखो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी भी कंप्लीट होगी। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी में देख लो ड्राइंग डेबिट पे रिपोर्ट है, उसका बैलेंस आपके पास क्रेडिट पे रिपोर्ट है, और साथ साथ तीसरा आइटम जो हमें चाहिए था प्रॉफिट वो भी आ गया। अगर लॉस होता तो क्या होता, लॉस होता तो इसकी क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होता, जो डेबिट बैलेंस होता उसको उठा के हम अपने स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी की डेबिट साइड पे रिपोर्ट करते हैं। क्रेडिट पे रेवेन्यू, क्रेडिट जो है बेसिकली रेवेन्यू में क्रेडिट साइड आपका फेवरेबल है, जब भी इंक्रीज होता है रेवेन्यू ओनर इक्विटी तो वो आपकी क्रेडिट साइड में जाता है। लिहाजा इसमें देख लें ये इंक्रीज है, इसने इन्वेस्टमेंट की है वो भी इसका इंक्रीज था, क्रेडिट हुआ है, फिर इसका प्रॉफिट आया वो भी इसमें इस अकाउंट में इंक्रीज हुआ है, और एक ही इसको डिक्रीज लगा है विच इज ड्राइंग अकाउंट। अब इसको भी बैलेंस करें, इसमें भी देखें 560 आपकी डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड बड़ा नजर आ रहा है, लिहाजा पहले क्रेडिट साइड के चीजों को प्लस करते हैं। 1551 प्लस 3765, 5316 rupees, 5316।
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई। तो माइनस करें 5316 माइनस 560, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 4756, 4756, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बैलेंस शीट में भी हमने जरा एक लोग बैलेंस शीट को देखें तो एसेट सारे आपके पास डेबिट साइड पे रिपोर्ट किए हुए हैं। देख भी लीजिएगा एक दफा कि इसमें कोई हमने गलत चीज तो रिपोर्ट नहीं की हुई। देख लें, मशीनरी, रिसीवेबल, कैश, इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग और रिसीवेबल सारे एसेट। लाइबिलिटी साइड पे हमने सारी लाइबिलिटी, लोन, पेएबल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं इसके लिए फिर एक दफा रिमाइंड करवा दूं कि इसके लिए दो तरीके हैं। एक ये इस तरह भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और जब फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे इसको इसके नीचे मशीनरी के 1850 यहाँ पे वैल्यू लिखा जाएगा, इस वैल्यू को इनर कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद 350 को भी इनर कॉलम में लिख के 1850 से 350 को माइनस किया जाएगा, तो आपके पास 1500 की वैल्यू जो हम रिपोर्ट करेंगे। मतलब ये कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। चले, हमने यहाँ पे लाइबिलिटी शो की इनफॉर्मल स्टाइल के अंदर, लेकिन फॉर्मल स्टाइल के अंदर इसको अपने अपने एसेट अकाउंट से माइनस करके लिखा जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट होते उनको हम अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू लिखते 530 इनर के अंदर, उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट को माइनस करके यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं। या आप इनफॉर्मल स्टाइल के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी इसी तरह क्रेडिट पे रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगर हमारे पास परचेज रिटर्न होता तो उसको भी हम परचेज, ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू से माइनस करके नेट वैल्यू, मीन देखो हमें नेट वैल्यू चाहिए होती है, हमें जो आपके सेल्स अकाउंट है उसकी भी नेट वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पे जाते जाते एक और चीज भी बता दूं कि हमारे पास जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं वो आपके पास सेल और परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न ही कॉन्ट्रा अकाउंट्स नहीं है। हमारे पास डिस्काउंट ऑन सेल और डिस्काउंट ऑन परचेज और अलाउंस ऑन सेल या अलाउंस ऑन परचेज और इसके साथ रिबेट वगैरह, कुछ सारे हमारे पास कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। तो हमें क्या चाहिए होता, हमें नेट सेल्स की वैल्यू चाहिए होती है, तो हम लिखते हैं ग्रॉस सेल्स माइनस ऑल कॉन्ट्रा टू सेल अकाउंट। और इसी तरह से जब परचेज की वैल्यू लिखते हैं उसमें से भी हम उसके कॉन्ट्रा अकाउंट को माइनस करते हैं। तो सिंपल कि हम जब भी अपने परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, एसेट अकाउंट या रिसीवेबल अकाउंट को रिपोर्ट करेंगे, उसको फॉर्मल स्टाइल में बात कर रहा हूँ, फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसमें से हम उनको माइनस कर देंगे। यहाँ पे इनफॉर्मली हम इसको देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट बैलेंस यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, बैलेंस ऑफ ओनर इक्विटी का बैलेंस फॉरवर्ड। कितना बैलेंस आया था ओनर इक्विटी का, ये देख लें। अच्छा ये भी देखें, आप ओनर इक्विटी के बैलेंस को देखें तो ओनर इक्विटी का बैलेंस आपको क्या शो कर रहा है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है या क्रेडिट पे? डेबिट पे लिखा हुआ है, लेकिन है कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, हमें पता है, लिहाजा ये भी क्रेडिट साइड पे जाएगा। बहुत कम केस ऐसे होंगे, बल्कि बहुत कम केसेस मैंने नहीं देखे हैं जिसमें आपके पास स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी का डेबिट बैलेंस शो हो जाए। वो तो बैंकक्रप्ट कोई बिजनेस हो सकता है, इसका नॉर्मली आपको इसी तरह क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फिर ये बैलेंस शीट की भी क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट आएगा। कितनी वैल्यू होगी? 4756 के साथ। और इससे आपने ये करना है, अब जरा चेक करें दोनों साइड्स। अगर दोनों साइड्स एसेट इक्विटीज के बराबर है तो फिर मैं क्रेडिट साइड स्टार्ट करता हूँ। 356 प्लस 528 80 350 और 4756 6670। गुड, ठीक है। 670। दूसरी साइड भी चेक करते हैं। 1850 प्लस 530 प्लस 26 प्लस 264 2000 1200
600 नेक्स्ट ओके 6670 ये ले आपकी काउंटिंग यहाँ पे आके आपकी काउंटिंग मीन आपका जो कोर्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने के करीब है। ये देख लें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने प्रिपेयर कर दिए थर्ड स्टेटमेंट, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करनी है प्रिपेयर यहाँ पे। सो इन दो बैलेंसेस को आप इक्वल देख के खुश होना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग वो जो चीज जिसको आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी से उठाया था चीजों को, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया, फिर जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद आपने उस पर एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टमेंट के एंड पे आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाया, फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाया और आज आप बैलेंस शीट के पॉइंट पे खड़े। सिर्फ एक स्टेप रह गया हमारे पास विच इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज, और क्लोजिंग एंट्री के बाद हम इंशाल्लाह पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको देखेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ तक जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी या जो भी हम कर सकते थे और आपके कोर्स को और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करके यहाँ तक हम आए। आगे एक क्वेश्चन है, इसको भी हम जल्दी जल्दी से मिल के करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिपेयर करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, अच्छा जी इसने ट्रायल बैलेंस भी गलत दिया हमें। अच्छा जी हमारा बुक कीपर मुझे लगता है कोई नहीं है अच्छा आदमी। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, उसको ट्रायल बैलेंस को भी करेक्ट करना है जी, करेंगे जी। एडजस्टिंग एंट्रीज भी पास करेंगे जी, कोई मसला नहीं है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस स्टार लगाएंगे हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट बनाना ही मसला नहीं है हमारे पास, हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से डेटा उठाएंगे हमें याद है, और हम अपने एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर देंगे, रेवेन्यू को क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट कर देंगे, उसका डिफरेंस आ जाएगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ जाएगा, आगे चले जाएंगे। आगे हम स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी में बहुत इसमें तो आते ही 3 आइटम है, 3 से ज्यादा इसमें अकाउंट ही नहीं आते, ज्यादातर 3 आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, मैं भी ड्राइंग आपको अवेलेबल ना हो। इसमें क्या होता है, डेबिट साइड पे ड्राइंग होती है, क्रेडिट साइड पे आपके पास ओनर इक्विटी का बैलेंस होता है विच इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओनर इक्विटी, और उसके साथ साथ आपको इनकम स्टेटमेंट से अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे, डेबिट साइड पे अगर वो लॉस है तो करेंगे, और आखिर में बैलेंस शीट सिंपल है, एसेट रिपोर्ट कर देंगे डेबिट साइड पे, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे, और जो भी हमारे पास बैलेंस आएगा ऑनर्स इक्विटी का उसको बैलेंस कर देंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ मिलके, आप भी स्टार्ट करें, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ही देखता हूँ। ये सैलरी डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न इन वर्ड डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का गलत बैलेंस इसमें लिखा हुआ है, इसको उठा के यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ डेटर अकाउंट रिसीवेबल, एसेट डेबिट बैलेंस, कैश एसेट अकाउंट है, डेबिट बैलेंस कौन सा नहीं, कैश नीचे था। ये कैश, इसके बाद कैश इन हैंड, डेबिट बैलेंस, एसेट अकाउंट आ गया। इसके नेक्स्ट अकाउंट इज रिटर्न आउटवर्ड, ये रिटर्न आउटवर्ड है, परचेज रिटर्न आउट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस होते हैं, रिटर्न आउटवर्ड आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस, देन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, कैपिटल ओनर इक्विटी क्रेडिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, परचेज डेबिट बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट नो, सस्पेंस अकाउंट को लाओ। सस्पेंस अकाउंट इसने इसलिए लिखा है कि इसका बैलेंस बराबर नहीं हो रहा था, हमारा बैलेंस इंशाल्लाह बराबर होगा। 12 13 14 15 एंड 16 हम देखेंगे कि कोई हमारा अगर कोई बैलेंस सस्पेंस अकाउंट अगर आया तो उसको हम लिखेंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी चूंकि इम्बैलेंस था ये आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस, तो इसको हम ठीक करें। अगर इसमें पहले से कोई आपको सस्पेंस अकाउंट मिले तो उसको खत्म करें। अब हम देखेंगे अगर हमारा बराबर नहीं है फिर उसमें हम सस्पेंस अकाउंट को एंटर करेंगे और फिर इसको लोकेट करेंगे। मैं यहाँ पे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ठीक है, कैपिटल ठीक है, सेल्स ठीक है, परचेज डेबिट बैलेंस होता है, फर्नीचर डेबिट बैलेंस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है, और कमीशन के साथ क्रेडिट मेंशन है तो दिस इज द रेवेन्यू, दिस इज द कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट आएगा,
और फिर इसको आप देख लें, इसको आप सम करें तो ये बराबर होगा। ये मैंने इसके नीचे यहाँ पे ये देख लें, ये आइटम चेक कर लें अपने साथ। ये देखें, ये डेबिट है, सैलरी डेबिट है, टर्न इन वर्ड, ये सारे आपको इतना, इसका बैलेंस देखिए 203,300 है। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर में ये नीचे बैलेंस देखिए और जल्दी जल्दी से वो कंप्लीट करें। ये हमारे पास अब करेक्टेड ट्रायल बैलेंस है। ठीक हो गया जी। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस हमारे लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। हमें पता है एसेट के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, उसको डेबिट साइड पे रिपोर्ट करते हैं। अभी तो आखिरी क्लास है, इससे पहले हमने काफी सारी चीजें इन पे देखी हुई है। इसी तरह से एक्सपेंस ड्राइंग को भी डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे चलूंगा। इसके बाद हमारे पास कुछ एंट्रीज होती हैं, पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं। हमने ट्रायल बैलेंस को भी करेक्ट किया, अब एडजस्टमेंट करेंगे, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर की और बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारी मैं थोड़ा तेज जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि कोई नई चीज अब नहीं आएगी, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो देख लें इसमें क्या है। सैलरी ड्यू टू हेड शॉप असिस्टेंट, हमें पता है सैलरी, ये एक्रूड सैलरी के केस है। सैलरी इनकर्ड बट नॉट पेड, जाके देखें सैलरी का कौन सा अकाउंट है, ये सैलरी अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। एंट्री क्या पास होगी, सैलरी टू सैलरी पेएबल, ये बात कर दी हमने। ये हमने एंट्री पास कर दी पहली जी, सैलरी टू सैलरी पेएबल 800 के साथ। हमें पता है एक्रूड की एंट्री है एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। उसके बाद दूसरे पे चले जाएं। रेंट इंक्लूड्स 25,000 डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी, साथ उसने मेंशन भी करके दे दिए डेबिट प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो जाके रेंट अकाउंट को देखते हैं उसमें है क्या, ये रेंट अकाउंट था। रेंट अकाउंट के अंदर क्या था, 29,000 था। मतलब ये कि ये 29,000 हमारा एक्सपेंस नहीं है, इसमें 25,000 सिक्योरिटी है जो हमने अपने लैंड ओनर को दी है। हमने कहीं जो भी चीज हमने रेंट पे ली है उसके अगेंस्ट, तो हम इसको सारा एक्सपेंस नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे प्रीपेड के साथ। एंट्री क्या पास होगी, इसने मेंशन भी कर दिया था कि डेबिट इज प्रीपेड अकाउंट, और ये एक्सपेंस ओवर एस्टिमेट किया हुआ है। 29 इज ओवर एस्टिमेशन, इक्वल एस्टिमेशन क्या है, 4,000 इज इक्वल एस्टिमेशन, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। प्रीपेड रेंट अकाउंट टू रेंट एक्सपेंस अकाउंट, एंट्री नंबर सेकंड, prepaid rent to rent expense account with the value rupees 25,000। कार्ड पे चलता हूँ। Loan from Mr. Ahmed Ali taken on the July 1st, 2016 carries a simple interest rate at the rate of a 10%। मीन आपने अहमद अली से लोन लिया था 1 जुलाई को, आज दिसंबर है, जुलाई के बाद दिसंबर तक 6 महीने आगे चलो। कहाँ पे ये लोन 60,000 का लोन लिया था, 60,000 पे कितना है जी, 10%, 6,000 बन जाएगा सिंपल। आपने 6,000 का लोन, इसका मतलब है लोन तो आप रिटर्न अगले साल करेंगे या उससे शायद अगले साल करें, लेकिन इन 6 महीनों पे आप पे इंटरेस्ट पड़ गया है। जो आप पे इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है, जो पे नहीं है लेकिन एक्सपेंस इनकर्ड है, वो 10% है। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ 60,000। और टाइम कितना, साल के लिए नहीं है, हाफ साल के लिए आधा है। लिहाजा हम इसको 10% कैलकुलेट करेंगे, जो 6,000 की वैल्यू बनेगी वो 6,000 की वैल्यू आपको पता है पूरे साल के लिए होती है। तो उसको हमने चूंकि 6 महीने हमने जुलाई टू दिसंबर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसको ऑफ कर देंगे, लिहाजा 3,000 की वैल्यू आ जाएगी। और एंट्री हमारी क्या पास होगी, सिंपल इंटरेस्ट है। जो पहले देख लें कोई इंटरेस्ट का अकाउंट है हमारे पास यहाँ पे, यस ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है। हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट अपेएबल 3,000, ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट अपेएबल 3,000 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को देखता हूँ। इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की मैंने आपके आपके साथ सिंपल सी बात की है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम ऑलवेज परचेजेस के साथ इसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, इस पे हमने इतनी सी बात की है। सो इन्वेंट्री टू परचेज अकाउंट आ जाएगा हमारे पास 35,000। इन्वेंट्री टू परचेज अकाउंट, परचेज ऑलरेडी अवेलेबल है, यस। इन्वेंट्री टू परचेज अकाउंट ये आ गया, इन्वेंट्री टू परचेज अकाउंट 35,000। नेक्स्ट अकाउंट, लास्ट अकाउंट इज अ इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द पीरियड सितंबर 1st 2016 टू अगस्त 30 टू 2017। हम आज किस टाइम में खड़े थे, हम खड़े थे यहाँ पे दिसंबर 16 में खड़े थे।
तो दिसंबर 16 तक आके जरा देखो कितना टाइम हमारे लिए बनता है। सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 मंथ बनता है। और वो ये कह रहा था कि पूरे साल के लिए इंश्योरेंस था। अब इंश्योरेंस की वैल्यू देखो कितनी बनती है हमारे पास, ये 2400 है। 2400 डिवाइड बाई 12 करें तो कितना बनेगा, 200। दिस मीन इंश्योरेंस 200 पर मंथ का एक्सपेंस है। तो हमारे कितने महीने गुजरे हैं, हमारे 4 महीने गुजरे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लिहाजा हमारे पास इंश्योरेंस का कितना खर्च होना चाहिए, 800। 200 मल्टीप्लाई बाई 4, 800। तो हमारे पास क्या शो कर रहा है, हमारे पास तो 2400 शो कर रहा है। जिसमें इसको भी हमने एडजस्ट करना है। इसका नेक्स्ट जो इफेक्ट है उसको हम एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो एंट्री पास करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब जरा देखो इसमें, जरा देखें, प्रीपेड इंश्योरेंस तो समझ आ गई, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी समझ आ गया, लेकिन वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिखेंगे। तो वैल्यू देखो हमें कितनी चाहिए, इस दफा कितना एक्सपेंस हुआ है हमारा, इस दफा हमारा होना चाहिए जो ट्रू फेयर है वो 800 है। लिहाजा 800 से फिर कितनी वैल्यू माइनस करें तो आपके पास, 2400 से कितनी वैल्यू माइनस करें तो आपके पास 800 आएगी, वो 1600 है। लिहाजा हमारी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस एक्सपेंस विद द वैल्यू ऑफ ₹1600। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस एक्सपेंस 16,000। अब हम आगे चलेंगे और हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। बड़ा सिंपल होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहला अकाउंट मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। चीज जो बेहतरीन चीज है आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने की, कि पहले अकाउंट देखेंगे सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे लोकेट करेंगे, है सैलरी, सैलरी अकाउंट मिल गया। अगर आपको अपने करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी अकाउंट मिल गया तो सैलरी के अंदर कर देंगे, उसको बोल्ड कर देंगे। ये सैलरी पेएबल अकाउंट हमारे पास नहीं है, नया अकाउंट है, इसको यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। रेंट प्रीपेड देखें तो ये भी हमारे पास नया अकाउंट है, देख लें यहाँ पे नहीं है, हमने 2-3 दफा देखे, हमें समझ आ गई। रेंट एक्सपेंस आपके पास यहाँ पे है, तो रेंट एक्सपेंस को यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। उसके बाद देखें इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखें तो हमारे पास था यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमने देखा है कहीं, ये इसको यहाँ पे हमने कोई निशान लगा दें, आप इसके सामने छोटा सा स्टार लगा दें, टिक लगा दें, जिससे ये शो हो कि ये अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं आपकी एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर। और इंटरेस्ट पेएबल यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर देंगे इसलिए। और इन्वेंट्री अकाउंट हमारे पास नया अकाउंट ओपन किया है, वो परचेज अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये आ गया, ये भी हो गया जी। मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर जो आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का वो डिटेल से देखा होगा, इसलिए मैं इस स्टेप को जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, आपके माइंड में चीजें हैं। उसके बाद परचेज के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हमने नया अकाउंट जनरेट किया है, और इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल था। अब बड़ा सिंपल हो गया, हमें पता है कि ये अकाउंट जो है, ये सैलरी अकाउंट जो है, इस पे एडजस्टमेंट है। हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे, ये देखें हम यहाँ पे गए, इसमें सैलरी अकाउंट के अंदर हम गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले जाके देखेंगे कितनी वैल्यू थी सैलरी के अंदर जी, 3200 थी, ये देखो 3000, ये आगे हमने यहाँ पे लिखा 3200। हमें याद है कि हमने ये जो आपके करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर जिन चीजों पे बोल्ड का निशान लगाया है, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उस पर कोई एडजस्टमेंट है, उस पर कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास की गई है, लिहाजा उसको भी देखना है हमने। तो आगे जाके हम देखते हैं कि इस पर एडजस्टमेंट एंट्री है, तो यहाँ पे देख लें ये एंट्री है 800 की। और 800 की एंट्री सैलरी अकाउंट पे, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और उस पर मजीद अगर 800 लगेगा तो इसका मतलब इसमें मजीद प्लस हो जाएगा। तो प्लस, हमने प्लस कर दिया 800 के साथ, इट मेक्स अ 4000। ये देखेंगे 4000। एक दो अकाउंट और देखते हैं, फिर हम इसको जल्दी से आगे लेके चले जाएंगे। रिटर्न वर्ड एज इट इज रिपोर्ट होगा। अब रेंट एक्सपेंस अकाउंट को, आखिरी अकाउंट को देख लेते हैं। रेंट एक्सपेंस अकाउंट कितना है, 29,000 है। हम यहाँ पे गए, रेंट एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे, तो हमने इसके सामने लिखा 29,000। इसका मतलब ये है कि चूंकि हमारे पास यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये बोल्ड है, निशान लगा हुआ है, इस पे कोई ट्रांजेक्शन है, इस पे कोई एडजस्टिंग एंट्री, ये रेंट एक्सपेंस अकाउंट, इसको क्रेडिट लगा है, क्रेडिट लगा है। एक्सपेंस को क्रेडिट लगने का मतलब पता है ना, कि एक्सपेंस से माइनस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा कितनी वैल्यू, 25,000, माइनस करो। माइनस
इससे हमारे पास आंसर जो आएगा वो 4000 होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इस सारी आपने इसको कंप्लीट करना है। ये आपका सोल्यूशन मैं आपको इसका प्रोवाइड करूंगा। टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, मैं थोड़ा तेज जाऊंगा। इसी तरह से बाकी भी देख लें जो अकाउंट्स हमारे पास नए थे। ये देखें, ये नीचे नए अकाउंट्स हमने शो किए हुए यहाँ से नीचे ये न्यू अकाउंट्स है नजर आ रहे हैं, जिस नए अकाउंट है। प्रोसीजर को जल्दी जल्दी से मैं रिपीट कर दूं जल्दी जल्दी से अगर, तो इसी तरह से हम अपने सारे अकाउंट्स को जैसे रेंट के बाद इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, इसको एज इट इज रिपोर्ट करेंगे। इस पे इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। इसी तरह से ये जो इम्पैक्ट वाले इनको इम्पैक्ट देखेंगे, बाकी एज इट इज रिपोर्ट करेंगे। और आखिर में फिर हमारे पास कुछ न्यू अकाउंट्स होंगे जो जी यहाँ पे हैं। तो यहाँ न्यू अकाउंट्स कौन से होंगे? वो अकाउंट्स होंगे जिनको आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर निशान या स्टार लगा होगा। ये आपके न्यू अकाउंट्स है। कितने? 1 2 3 4 एंड 5 अकाउंट है। तो यहाँ पे भी देख लें कि 1 2 3 4 5 अकाउंट आपके पास न्यू अकाउंट्स है। न्यू अकाउंट बैलेंस करने, न्यू अकाउंट शो करने का भी तरीका आपको पता है कि ये सैलरी पेएबल अकाउंट है, तो चूंकि ये क्रेडिट में है तो इसकी वैल्यू हम क्रेडिट में ही रिपोर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह देखा होगा। अब इसके बाद बन गए, इसके बाद हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? ये सारी चीजों को हम उठाएंगे। सैलरी को उठाएंगे, हमें पता है सैलरी कहाँ पे जाएगी, सैलरी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगी जी। इसी तरह से बाकी अगर आप देखें तो रिटर्न इनवर्ड है। अब इस केस के अंदर हम जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको कि रिटर्न इनवर्ड बेसिकली है क्या है। ये शेयर रिटर्न है। से रिटर्न को हम कैसे करेंगे इसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से हम रेंट एक्सपेंस अकाउंट को, सैंडी डेटर्स को, ये जितने भी हमारे पास अकाउंट है इन सब अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे जैसा इससे पहले हमने ट्रांसफर किया। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैश इन हैंड इज एसेट अकाउंट। अगर एसेट अकाउंट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। बाकी टिप भी हमें याद है कि चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अगर जिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर जिन आइटम्स के, जिन अकाउंट्स के बैलेंसेस डेबिट साइड पे होंगे वो अगली स्टेटमेंट में भी डेबिट साइड पे जाएंगे। ये तो देखो हमने डेबिट साइड पे पता चल गया। दूसरी चीज हमें ये पता चलानी है कि कैश इन हैंड कौन सी स्टेटमेंट पे जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में जाएगा तो ये डेबिट होगा। किसी भी तरह से आप अपने माइंड में रखें, ये सेल जो है ये क्रेडिट है। तो सेल हमें पता है ये रेवेन्यू अकाउंट होता है, इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है, क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होगा। इसी तरह से ये एक्सपेंस अकाउंट है तो ये आपके इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड पे रिपोर्ट होगा। ये इन्वेंट्री अकाउंट है तो ये आपके पास आपकी बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे रिपोर्ट होगा। इन सबको रिपोर्ट करने के बाद फिर उसको आगे हमने देखने। यहाँ पे स्टूडेंट में छोटी सी बात यहाँ पे करना चाहूंगा, ये चीज मैं बताना चाह रहा था वहां पे। ये बेसिकली फॉर्मल स्टाइल है। इसमें ये देख लें दोनों तरह से आप देख सकते हैं। देखिए मैं रिटर्न इन वर्ड को देखता हूँ, रिटर्न इन वर्ड अकाउंट को जरा देखो, ये रिटर्न इन वर्ड अकाउंट। अगर रिटर्न देखिए मैं फिर पूरे 4 अकाउंट्स पे जोर दे रहा हूँ। जो भी हमारे 4 कंट्रा अकाउंट्स हैं इनफॉर्मली आप इनफॉर्मली इनके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि चूंकि ये रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड पे रिपोर्ट किया गया, इसको उठा के आप यहाँ पे डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर दें, एक्सपेंस साइड पे रिपोर्ट कर दें। एक ही बात, क्योंकि इनफॉर्मल हम देख रहे हैं। लेकिन फॉर्मली अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो आपने फिर ये करना है कि क्लियर रखना है कि सेल से इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको अपने रिपोर्ट करना है। दोनों तरह कर सकते हैं। इसी तरह से अगर परचेज रिटर्न की बात की जाए, देखो यहाँ पे भी रिपोर्ट किया हुआ है, ये किया हुआ, ये फॉर्मल अंदाज में यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे जाके देखो, ये रिटर्न आउटवर्ड। हमें पता है रिटर्न आउटवर्ड का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, रिटर्न इनवर्ड का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं इनफॉर्मली, आप इस रिटर्न आउटवर्ड को उठा के इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट कर दें। बात है कि बनेगी। मुझे उम्मीद आप पॉइंट समझ रहे हैं ये कि एक चीज अगर उसको क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट की जाए या डेबिट साइड में अकाउंट से माइनस कर दिया जाए, एक ही बात होती है। उसमें कोई इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसकी आप ये दोनों तरह से आप इसको फॉर्मली देख सकते हैं, लेकिन फॉर्मली हमेशा याद रखेंगे आखिरी बात कि जब भी आपके कॉन्ट्रा अकाउंट, जितने कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं उसको अगर आप फॉर्मली देख रहे हैं तो वो अपने अपने जो रेलेवेंट अकाउंट्स हैं उनसे माइनस किए जाएंगे। हमारे पास एक होगा कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन होगा, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा, एक परचेज रिटर्न और एक शेयर रिटर्न। 4 कॉन्ट्रा अकाउंट्स हमारे पास होंगे। बाकी 6 जो अकाउंट्स हैं उनमें से हमारे पास इनकम अकाउंट जो है, रेवेन्यू जिनको अकाउंट हम बोलते हैं, और एक्सपेंस अकाउंट जो हैं वो हमारी बैलेंस शीट में, वो हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे।
और हमारे पास ड्राइंग और ऑनर इक्विटी अकाउंट जो है वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी के अंदर जाएंगे, और आखिरी जो हमारे पास एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट है वो हमारी अब बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। इसी तरह से बेटा इसको क्लियर करें। ये देखें इसमें भी हमने ये रिपोर्ट किया, इसका भी प्रॉफिट शो हो रहा है। इसको देखें क्वेश्चन को, प्रॉफिट अपने पास नोट करो, 21,800 इसका आपके पास अब प्रॉफिट शो हो रहा है। अब प्रॉफिट फिर किधर जाएगा, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे ये आ गया 21,800 और इन दोनों को प्लस करेंगे, इससे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब इसके बैलेंस हमारे पास आएगा, इसमें देख लें इसमें हमारे पास ड्राइंग नहीं था, ड्राइंग नहीं था। मेरे ख्याल से स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी सबसे इजी आपके पास स्टेटमेंट है, जिसके अंदर या 3 आइटम हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 आइटम हो सकते हैं या 2 आइटम हो सकते हैं। ठीक है, देख लें इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था उसका, उसको रिपोर्ट किया, बैलेंस कितना था, ये वाला बैलेंस है 32,500 है। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ आप लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा, और फिर इसके साथ आखिर में हम लास्ट में हम बनाते हैं अपना अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देख लो सारे एसेट्स हैं, सन्डी डेटर्स है, अपना कैश इन हैंड, बैंक फर्नीचर, प्रीपेड इन्वेंट्री और प्रीपेड इंश्योरेंस, सारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज अकाउंट है, और आखिर में 54,300 जो है वो हमने यहाँ से पिक किए जब हमने अपना स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी अकाउंट को क्लोज किया था। उसके एंड पे हमारे पास 54,300 का वैल्यू थी, उसको हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया, और फिर इसको हमने देखा दोनों साइड्स आप अपने पास नोट करें वर्कबुक के अंदर। बिल्कुल फाइनल फिगर 135,100, इंशाल्लाह आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में जरूर आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का के इस जो आपकी ये वर्कबुक है सोल्यूशन भी अवेलेबल है, यहाँ पे मेंशन है आपको, आपके पास वर्कबुक है सॉफ्ट फॉर्म में, उससे आप जा सकते हैं, एमसीक्यूज भी देखें और इसके प्रॉब्लम्स को भी आपने देखना है। और 19 हम आज हम इंशाल्लाह अपनी 19 क्लास नंबर 19 को फिनिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जिसमें हम वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। 10 कॉलम वर्कशीट नॉर्मली यूज़ की जाती है और 12 कॉलम भी यूज़ की जाती है। इंशाल्लाह हम 14 कॉलम वर्कशीट बनाएंगे, जिसके अंदर एक पेज के अंदर विद इन 1 पेज आपकी सारी अकाउंटिंग को जितना भी हमने पढ़ा है या जितनी भी आपने ये इनिशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो फंडामेंटल अकाउंटिंग के अंदर जो आपने चीज़ें देखा है, इसको 1 पेज पे लेके आ जाएंगे, और फिर वर्कशीट जब कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स, तो फिर बहुत सिंपल है, उससे फिर आप अपनी मर्जी की जो भी फॉर्मल स्टेटमेंट्स बनाना चाहें, जो भी जिस स्टाइल से बनाना चाहें उसको, जिस रूल रेगुलेशन के डेटा आपके पास सारा एक पेज के अंदर आ जाता है, और फिर उसके ऊपर आपने वर्कशीट बनाना। फिर इंशाल्लाह देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी वर्कशीट को भी और चीज़ों इन चीज़ों को फिर प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।